क्या करना है, जब आपको मौका लगे तभी अनम्यूट करना है, अदरवाइज आप बीच में ही अनम्यूट हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे तो ये फ्लो जो है वो ब्रेक करेगा। जैसे अभी है ना, शरद जी का अनम्यूट हो रखा है। क्या है कि अपने अपने गैजेट पे थोड़ा सा ध्यान दे के अपने आप को म्यूट रखिए और आप सबको मौका मिलेगा सवाल पूछने का और मेरे से इंटरेक्ट करने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आया स्वास्थ्य, और उसी चीज को कहीं ना कहीं शुरू हुआ, WHO ने भी वही चीज कह दी बाद में। In 2007 the definition of health is physical, social, mental and spiritual well-being is known as health, merely absence of the disease। यानी जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य की बात, 4 पैरामीटर्स पे जब बात किया गया तो चारों पैरामीटर पे जो स्वस्थ हैं उन्हें हम अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो में आती है साहब कोविड जैसी महामारी या ग्लोबल डिजीज जिसे कहते हैं, ग्लोबल पेंडेमिक होना इस बात को नहीं दर्शाता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। वैसे तो हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, लेकिन इसी महामारी के कारण हो यह आवश्यक नहीं। तो इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर आप बजट या टेक सेवी हैं तो अपना अपना गूगल खोल सकते हैं और गूगल में आज के डेटा लेते हैं अपन। आज के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपली डालना है COVID। गूगल अपने आप सारे आपको वर्ल्ड वाइड सारे डेटा दे देगा। तो अभी जैसे मेरे सामने डेटा हैं, राजस्थान में 7.39 लाख अफेक्टेड केसेस हैं। अफेक्टेड का अर्थ है संक्रमितों की संख्या कितनी है? लगभग 7.3 लाख। रिकवर्ड केसेस हैं 5.3, यानी लगभग 5.5 लाख के आसपास रिकवर्ड है। और डेथ कितनी है? 5,500, 7 करोड़, उसमें से 5,500 की डेथ हुई है कोविड से। अब इस चीज को रहस्य अभी हम जानेंगे, क्योंकि अभी हमको खाली इतना पता है कि 5.5 लोगों की डेथ हुई है कोविड से, लेकिन क्या वास्तव में कोविड से हुई है? वी विल एक्सप्लेन। अब इंडिया का डेटा लेते हैं। इंडिया के डेटा में है 2.23 करोड़ टोटल नंबर ऑफ केसेस, रिकवर्ड केसेस 1.83 करोड़ एंड डेथ्स हैं 2.42 लैक्स। भारत की जनसंख्या 125 करोड़, 125 करोड़ में से लगभग 2.4 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। अब हम लेते हैं भारत में टॉप 10 कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी। भारत में पहले 10 कारण क्या हैं मृत्यु के? भारत में प्रति वर्ष कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से, यानी दिल और दिल से संबंधित बीमारियों से लगभग 4.7 मिलियन पीपल आर डाइंग ईयरली, जिसमें से भी ये डेटा स्पेसिफिकली 2020 का मैं आपको बता रहा हूं, यानी पिछले साल का। लास्ट ईयर 4.77 मिलियन, यानी कि लगभग 47 लाख लोगों की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से हुई है। दूसरा 2.54 मिलियन बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड 2.1 मिलियन सुसाइड्स। अब आप बिलीव करेंगे 2.1 मिलियन यानी लगभग 21 लाख लोगों ने सुसाइड किया है, जिनका आयु वर्ग है 16 से 35 का आयु वर्ग के लोगों ने सुसाइड किया। अब बताइए 21 लाख बड़ा डिजिट है या 2.42 लाख बड़ा डिजिट है? अगर मैं खाली है ना, देखो डेटा की बात कर रहा हूँ, ये मेरे कोई मनगढ़ंत डेटा नहीं है या मैंने कोई इंडिजिनस पैदा नहीं किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको गूगल के डेटा बता रहा हूँ, जो हम जानने के लिए या हम एक समझने के लिए लेते हैं कि भाई हम जिस चीज को समझेंगे उसी के तो पार जाएंगे। अदरवाइज हम बैठ के खाली एक डिस्कशन कर सकते, अरे बड़ी महामारी है जी, अगल बगल के सब लोग मर रहे हैं जी, अस्पतालों में संकट है, ऑक्सीजन का संकट है, ये संकट है। संकट को डिस्कस करना संकट को बढ़ावा देना है, और संकट से उबरने को डिस्कस करना संकट को गिरावट देना है। तो हम संकट से उबरने को डिस्कस करना चाह रहे हैं या हम संकट को डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर? तो इतनी सी बात को समझ लीजिए कि हम जिस ऋणात्मकता को पकड़े बैठे हैं, उस ऋणात्मकता से निकलने के लिए सबसे अभूतपूर्व ज्ञान है, जिसे हम कहते हैं पतंजलि योग सूत्र की वर्तमान प्रासंगिकता। मैं आगे थोड़ा सा लेके आऊंगा। पहले इस बीमारी की भयावहता को आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि हम जब जानेंगे तब उनसे रिकवर करना बहुत इजी होगा। कुछ आवाज नहीं आ रही इसकी। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो अपना सेटअप का वॉल्यूम बढ़ाइए। शुरुआत में मैं हम बोल चुका हूं कि मेरी आवाज अगर लोगों को क्लियर है तो
बाकी जिसको क्लियर नहीं है, जस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम। अच्छा सुनैना जी, जिसका भी अनम्यूट ऑटोमेटिक होता है उसको म्यूट कर दीजिएगा आप, है ना? तो ओके। ओके, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बीमारी की भयावहता को समझेंगे। अब बीमारी की भयावहता किस पैरामीटर से नापी जाती है भाई? जैसे बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी हो सकता है इस वक्त जुड़े होंगे, या बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकता है इसको लाइव सेशन में अटेंड कर रहे होंगे वर्ल्ड वाइड, जो भी फेसबुक लाइव पे चल रहा है। किसी भी बीमारी की भयावहता को नापने का क्राइटेरिया मेडिकल साइंस में होता है केस फैटेलिटी रेट। जो मेरे साथ टेक्निकल लोग जुड़े हैं उनको समझ में आएगा, नहीं तो नॉन टेक्निकल के लिए हम बात कर लेते हैं। केस फैटेलिटी रेट का मायने क्या है? केस फैटेलिटी रेट का अर्थ होता है नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जितने संक्रमित लोग हैं उन संक्रमितों में से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, से हम ये नाप सकते हैं कि संक्रमितों में से मृत्यु होना, इसका मतलब है केस फैटेलिटी रेट। तो इस बीमारी की केस फैटेलिटी रेट यूरोपियन एंड इंडिया में 0.4 to 0.6% है। 0.4% का क्या मतलब? 1000 संक्रमितों में से 1000 संक्रमित, समझिए मेरी बात को, 1000 संक्रमितों में से 4 लोगों के मृत्यु पाती आएगी, ठीक है। अब 1000 में से 4 जो संक्रमितों में से मृत्यु, 4 वो कौन होंगे? तो इस बात को और थोड़ा सा गहराई से समझिए, जो ऑलरेडी कई तरह की बीमारियों से जूझते हुए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन का क्या मतलब है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन का मतलब ये होता है जिनका शरीर वर्तमान में कई तरह की बीमारियों से जूझते हुए एक और बीमारी के साथ जूझने लग गया, तो वो शरीर उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं बना पा रहा। दैट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। सपोज a patient is having cancer, having cardiovascular disease, having diabetes, having hypertension, having so and so forth, multiple diseases, जिन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, लेकिन ऑलरेडी है, 10 साल से 20 साल से डायबिटीज है, 10-20 साल से उसको कैंसर है। तो ऐसे में उसकी मृत्यु का प्रारंभिक कारण, द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इज अंडरलाइन डिजीज, लेकिन उसकी फाइल के ऊपर सिग्नेचर होते हैं कोरोना के। आप मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे, बात की गहराई को समझ रहे होंगे। मृत्यु का प्रारंभिक कारण उसकी अंडरलाइंग डिजीज है, लेकिन उस प्रारंभिक कारण के ऊपर जो फाइल बन गई है उसकी बीमारियों की, उस फाइल के ऊपर फाइनल सिग्नेचर कोविड है। तो यहां पर जब बीमारी की भयावहता को हम जानेंगे तो हम इससे आसानी से लड़ पाएंगे। आगे मेरी बात को अगर गौर से समझेंगे तो इस बात में आप इस चीज को समझ लीजिए कि मेरी सहानुभूति उस हर परिवार के साथ है जिनके घर में कोई डेथ हुई है कोविड से, या जिनका कोई पेशेंट आज की मतलब डेट में एडमिट है कहीं ना कहीं। पर आप अगर उसको समझेंगे तो आप उससे आसानी से निजात पा पाएंगे, क्योंकि अब ये बीमारी फिजिकल लेवल से हट के मेंटल लेवल पर आ चुकी है। और मेंटल लेवल को हम क्या कहते हैं? सामूहिक पागलपन एक टर्म होती है, मास हिस्टेरियासिस। तो कहीं ना कहीं अब ये बीमारी फिजिकल लेवल से हट के कहीं ना कहीं लोगों के मन, दिलो दिमाग पर भय का कारण बन रही है। इससे ज्यादा शरीर के लेवल पे जो काम हो रहा है वो तो मेडिसिन सब कर रही है, लेकिन मानसिक पागलपन के तौर पे बीमारी सामने आ रही है। बताएं आपको इसके एग्जांपल। मेरे मोबाइल में लगभग 500 से 600 डेली मैसेजेस आते हैं रिलेटेड टू पेशेंट कंडीशन, और उस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल, मैसेज आता है, सर मेरा आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, मेरा सीटी स्कोर 11 है, मेरे एलडीएच बढ़ के 15 हो चुका है, मेरा डी डायमर 5.5 है, और ये कंडीशन है, अब बताइए मुझे क्या करना है। अब इस पूरी क्लिनिकल पिक्चर में कहीं भी उस भेजने वाले ने सैचुरेशन लिखा नहीं होता है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन से उसको लेना देना ही नहीं है। भाग करके एक दिन बुखार आया, भाग करके गए और टेस्ट करा लिया, दूसरे दिन बुखार आया, भाग करके गए और सीटी स्कैन करा लिया, तीसरे दिन बुखार आया तो स्टीरॉइड खा लिए। ये हो रहा है कहीं ना कहीं संसाधनों का गलत इस्तेमाल या आधे अधूरे ज्ञान से उस बीमारी की तकलीफ को आपने बढ़ाया वनिस्पत उसको घटाने के। देखो, WHO ने पहली लाइन में कहा कि इस बीमारी, पहली लाइन तो ये थी कि ये बीमारी ग्लोबल पेंडेमिक है।
बिल्कुल सत्य है कि ये ग्लोबल पेंडेमिक है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि इसमें 85% लोग अपने आप ठीक होते हैं बिना किसी दवा के। कितने? 85% लोग। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, आई एम नॉट द अथॉरिटी, अथॉरिटी इज WHO। आप जाएं साइट पे आराम से खोलिए, यू विल गेट द थिंग्स वॉट एवर आई एम सेइंग हियर। दूसरी बात, 10% लोग होते हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ती है अस्पताल जाने की या फिजिशियन केयर की या अपने चिकित्सकीय परामर्श की, माइंड इट अगेन, परामर्श की, भर्ती की नहीं। और 5% लोगों को आवश्यकता होती है अस्पताल में भर्ती होने की, 5%। और 5 में से भी 3.24% हैं जिनको आवश्यकता हो सकती है वेंटिलेटर एंड बेड के नीड की। नाउ अब इस सिनेरियो को थोड़ा और ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं। अगर हम राजस्थान की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ के आसपास माने तो हमको कितना बेड चाहिए राजस्थान में? चलो जयपुर को लेते, खाली एक जयपुर में लगभग 25-26 लाख लोग अगर रहते हैं तो 25 लाख के हिसाब से 3% लगभग कितना होता है? लगभग होता है 7,500 से 8,000 बेडेड आपको जयपुर चाहिए। 7,500 से 8,000 बेड हम हमारे पास अगर नहीं है तो हमारे पास सिस्टम में कहीं ना कहीं भयावह स्थिति आती है। तो यहाँ पर भयावह स्थिति का कारण ये नहीं है कि आप बीमारी के कारण तकलीफ में हैं, आप समझिए संसाधनों का गलत इस्तेमाल। जिसको आवश्यकता नहीं है वो भाग रहा है अस्पताल की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका LDH, CRP और डी डाइमर उसने पहले करा लिया, वनिस्पत इसके कि उसको कोई बुखार नहीं है, उसका सैचुरेशन नॉर्मल है, लेकिन उसको ये भय है भीतर कि कहीं मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी, मेरे को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो भाग करके कहाँ जाना है? अस्पताल की ओर। अब जिसको जरूरत है इस चक्कर में उसका जो है वो लाइन से हट गया। तो ऐसे में संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है वर्तमान में, इसीलिए एक मेस सा हो रखा है, एक तकलीफ हो रखी है। या अस्पतालों में बेड की कंडीशन, ऑक्सीजन की कंडीशन को लेकर के आप जो नेगेटिव न्यूज सुनते हैं हर वक्त, उसका रीजन है पहली बात। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपके सामने ये सारा रखा, ऐसे ही एक अष्टावक्र का प्रसंग आपको देते हैं। अष्टावक्र और जनक संवाद अगर आप लोगों ने सुना हो, दीदी आपको अंदर बिठा देगी थोड़ी देर। जब जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि भाई सत्य क्या है, मतलब इफ यू रीड द थिंग्स, आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा व्हाट द एग्जैक्टली ट्रूथ इज। क्योंकि अष्टावक्र गुरु हैं जनक के और उन्होंने ज्ञान दिया जनक को अबाउट ऑल द नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो वहां पर अष्टावक्र कहते हैं जो काल बाधित नहीं है वह सत्य है। एक बड़ी सुंदर लाइन है, काल बाधित नहीं है वह सत्य है। अब आप इस बात को इससे जोड़िए कोविड के साथ, जो काल बाधित नहीं है। काल बाधित अगर आप मानेंगे तो ये ट्रांजिएंट और टाइम का जो फेज आता है वो सत्य हो ये आवश्यक कभी नहीं होता है। बीमारियां 2020 से पहले भी आई हैं, बीमारियां 2021 के बाद भी आएंगी, लेकिन अगर आप सत्य यानी स्व में स्थित हैं तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। हाँ, मृत्यु इनएविटेबल है, डेथ इज इनएविटेबल। जो आप ऐसा नहीं कह सकते मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मरेंगे जरूर, लेकिन कम से कम अपने हिसाब से अपनी डेथ को कम से कम एक सहूलियत भरा बना पाएंगे। वनिस्पत किसी अस्पताल में जाके वेंटिलेटर के ऊपर ऐसे दम तोड़ेंगे कि लोग भी परेशान, आप भी परेशान, और सारे सिस्टम को गालियां देते हुए किसी अखबार की हेडलाइन बनते हुए, कम से कम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? समस्या को डिस्कस करने की जगह, समस्या को डिस्कस करने से मतलब अरे साहब बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, उसको सुधारो, सिस्टम को सुधारो। सिस्टम को एक दिन में सुधार लोगे क्या? अब आज प्यास लगी है तो आज ही कुआं खोद के पानी पी लोगे क्या? संभव नहीं है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए अब वर्तमान प्रासंगिकता योग की क्या है इसमें। इसके अलावा और हमारे पास में जितने अदर ऑप्शंस हैं, मैं अभी ट्रीटमेंट गाइडलाइन को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं जो ऑलरेडी उनके भीतर कहीं ना कहीं हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो वर्तमान में डिजीज है वो कहीं ना कहीं सामूहिक पागलपन का रूप ले चुकी है। इसका आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादातर लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं शायद अनुभव किया होगा, 90 के दशक में एक बार ऐसी घटना घटी हुई है भारत में। 90 के दशक में एक घटना घटी थी, लोग भाग भाग के गणेश जी को दूध पिलाने गए थे घरों से, गणेश जी के मंदिरों में दूध पिला रहे थे और हर व्यक्ति कह रहा था कि गणेश जी ने मेरे हाथ से दूध पिया। और इस तरह से पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट, इनफैक्ट बाद में शाम होते होते तक वर्ल्ड से भी खबरें आई थी कि USA में भी गणेश जी दूध पी रहे हैं।
तो बताओ, ये तो एक छोटी सी घटना का मैंने एग्जांपल दिया है, और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ये सेम घटना एलडीएच के साथ, सीआरपी के साथ, डी डाइमर के साथ और आपके सीटी स्कैन की न्यूज के साथ हो रही है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव टू कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली इतनी सी प्रॉब्लम है कि 2 दिन बुखार आया, खाली 2 दिन बुखार को आप झेल नहीं पाए और भाग करके सीटी स्कैन कराया, तो मूर्खता नहीं है, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसलिए पराकाष्ठा है कि जब आपका बिल्कुल सिस्टम ठीक है, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, 3 से 5 दिन आप में रह सकते हैं, इसका ये संक्रमण होने का या संक्रामक होने का या संक्रमित होने का ये अभिप्राय नहीं है कि अगला नंबर आप ही का है। ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी भी बीमारी में। कम से कम आप ये अपने विजडम से सोचिए कि जब आपको भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना बढ़िया माइंड दिया है, इतना अच्छा आप सभी लोग काम कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप 1000 में से 4 पे ही अपना नंबर खुदवाए बैठे हैं, जैसे लोग दीवार पे अपना नाम लिखते हैं कि ये मेरा नाम है, हजारों साल तक इस दीवार पे मेंटेन रहेगा। तो हम ये मान के चले कि 1000 में से वो 4 में आप ही का नाम लिखा है। भाई जिसका लिखा है हो सकता है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ये हमारे मन का टेंडेंसी है कि जिस जगह पर आप लेके जाते हैं वही ग्रो करने लगता है। आप अपना मन नेगेटिविटी की ओर लेके जाएंगे तो वही ग्रो करेगा, आप अपना मन पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएंगे तो वही ग्रो करेगा। इट्स वेरी सिंपल। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, आपको एक कहानी तो बाद में सुनाएंगे क्योंकि सेशन का टाइमिंग है शॉर्ट, तो मैं अभी इसमें करता हूं थोड़ी और चीजों को लेके कंप्लीट। यहाँ पतंजलि की प्रासंगिकता इंपॉर्टेंट है। I should quote महर्षि पतंजलि over here। कैसे? महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर 5 प्रकार के क्लेश बताए, 5 टाइप ऑफ क्लेश। आप सब लोग में से बहुत सारे योगी जुड़े हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पतंजलि को बहुत गहराई से अध्ययन किया है। पहला है अविद्या। अविद्या माने क्या? अविद्या माने वेरी सिंपल, जो नित्य नहीं है उसको नित्य जानना और जो अनित्य है उसको नित्य जानना, यानी जो असत्य है उसको सत्य जानना और जो सत्य है उसको असत्य जानना। अब यहाँ पर कोविड के लिए कैसे बात फिट बैठती है? कोविड के लिए कंप्लीटली फिट है अविद्या। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, बावजूद उसके अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टेस्ट कराना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मेडिसिन खाना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ट्रीटमेंट के पीछे भागना, ये अविद्या के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये बेवकूफी और मूर्खता में आता है। हल्की सी बात हुई, हल्की सी छींक आई, 2 दिन बुखार आया और भाग करके गए सीधा डी डाइमर कराया कि भाई अगला नंबर मेरा हो सकता है। एक घर में सिलेंडर लेके रख लिया, बिस्तर पे खुद को पैक कर लिया, सेल्फ आइसोलेट कर लिया, भाई मुझसे कोई नहीं मिलेगा, मैं बंद हूँ आज से 15-20 दिन के लिए, और सब मेरे हालचाल पूछते रहो, मैं सबको फोन करके पूछते रहो मर गया हूँ कि जिंदा। ये सब क्या है? अविद्या। इट इज एब्सोल्यूट टर्म में बेवकूफी। इसके ठीक पीछे क्या होता है? अविद्या के साथ साथ आपकी जुड़ी हुई होती है अस्मिता। मैं और मेरा परिवार बचा रहे, बस मेरा पड़ोसी कोविड से मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं और मेरा परिवार बचा रहे। ऐसा है, आप देखोगे जब अस्पतालों में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, कितना रश है और आपस में किस तरह की लड़ाई है। जबकि होना ये चाहिए मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा पड़ोस ठीक रहे, मेरा स्टेट ठीक रहे, मेरा देश ठीक रहे और पूरी दुनिया ठीक रहे। जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वहां हम कहाँ आके गिर गए? मैं और मेरा में, बस मैं और मेरा परिवार के लिए एक सिलेंडर आ जाए, उसके बाद तो देखी जाए। हाउ मच फुलिश वी आर। अस्मिता के ठीक पीछे जो तीसरा क्लेश है, राग द्वेष, क्रेविंग एंड एवर्जन्स। किसी चीज के लिए राग होना, ये राग ही है जो गाए जा रहे हैं हम कोविड के ऊपर। जबकि मेरा इंटेंशन ये था कि इसको पूरे सेशन को कंप्लीट हेल्थ के ऊपर लिया जाए, रादर फोकसिंग ऑन कोविड, बट स्टिल अब जो है वो है। कभी और आपको ऐसे सेशन में भी कभी लेंगे जिसमें ओनली एक्सक्लूसिवली अबाउट हेल्थ। ठीक है, तो इसके पीछे द्वेष। जब आप कहीं किसी राग में ग्रस्त होते हैं तो आपके साथ साथ द्वेष आता ही है, आप उससे नफरत करते ही हैं और तकलीफ में आते ही हैं। एंड जब ये चारों लाइन से इकट्ठे हो जाए तो पांचवा, जो आज की डेट में ज्यादातर लोगों में व्याप्त है, जिसको WHO ने कहा 85% है, लेकिन हुआ के 85% यानी 85% लोगों में पांचवा कारक बना है अभिनिवेश, यानी अज्ञात भय। और क्या भय है? अब मरा अब मरा, जबकि कहीं नहीं मरा। मतलब मैं सिर्फ डर दूर करता हूँ लोगों के फोन पे, जो जितने कॉल आ रहे हैं 500 में से 10 लोग होंगे जिनको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है।
490 लोग खाली टेलीफोन पे ठीक होते। क्या फोन आते? देखो, जिन लोगों ने मुझे फोन किया होगा और अगर वो इस सेशन में होंगे और सुन रहे होंगे तो शायद उनको समझ में आ जाएगी। फोन पे, डॉक्टर साहब मेरा सैचुरेशन गिर गया, 80% हो गया, अब मरा मरा, मुझे जल्दी से वेंटिलेटर वाला बेड दिलाओ। तो मैं उसको एक ही चीज बोलता हूँ, पहले सैचुरेशन दोबारा नापो, वो आपकी हार्ट रेट है, सैचुरेशन उसके बगल वाला है। घबराहट में हम उल्टा देख जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? अभिनिवेश। और इस अभिनिवेश के पीछे क्या छुपा है? आपकी अविद्या। और अविद्या का आपको इतना बड़ा फैक्टर बताएं, लोग पहले दिन बुखार आया, दूसरे दिन आरटीपीसीआर हुआ, तीसरे दिन सीटी हुआ और चौथे दिन से स्टीरॉइड शुरू हुआ। स्टीरॉइड शुरू होगा तो पहले कम से कम आपके शरीर को लड़ने तो दो। आपका शरीर पहले प्रतिक्रिया करता है। जब भी कोई बीमारी, अपन कोविड को साइड में रखते हैं, जब भी आपके शरीर पे कोई रोगाणु आक्रमण करता है तो उस रोगाणु के प्रति आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है लड़ाई के लिए। अब अगर आपने उसमें पहले ही हथियार डालने, पहले से ही अपन सारे मतलब एंटीवायरल डाल दिए, रेमडेसिविर डाल दिया, फेविपिराविर डाल दिया, स्टीरॉइड भी खा लिया, तो मतलब ये हो गया आपने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के आगे दीवार लगा दी। हम लड़ने नहीं देंगे, हम तो वायरस से सीधा इन दवाओं से लड़ेंगे। दवाओं से लड़ेंगे तो दवाओं से एक स्वस्थ व्यक्ति को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड 65 साल के, 70 साल के, 80-85 साल के वृद्ध व्यक्ति हो, जिनका शरीर हिलडुल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए सारी दवाओं के उपक्रम है, ताकि वो थोड़ा सा इसके साथ में, जैसे कहते हैं ना, आपके पास हथियार हैं लेकिन एक्स्ट्रा हथियार है तो ठीक है। अदरवाइज you are a healthy person at the age of 65, at the age of 75, if you have no underlying disease inside you, तो मेरे शब्दों को आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि आपको कोविड नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं मारने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जो 90 की, अभी अपने साथ में देखो जुड़े हुए हैं जस्टिस भार्गव। ही इज एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 90 एंड ही इज हैप्पी, ही इज वेल एंड हार्टी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। He is doing regular sadhana, he is doing daily asan, pranayam, kriya, सहज समाधि, मेडिटेशन एंड ऑल दैट थिंग। क्या होना है? कुछ नहीं। अभिनिवेश का इंतजाम कैसे कर सकते हो? स्व में स्थित होके। तो 5 क्लेश बहुत सुंदर पतंजलि ने, और पतंजलि ने इसके साथ ही अष्टांग योग भी दिया है। आप सभी जानते हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि, आसन, ये सब। इसको बहुत इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी इनमें फिक्स्ड है, यम में, नियम में, आसन में, तो आप ये मान के चलिए जिसका दैनिक दिनचर्या अगर यौगिक है उसको कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जाम्पल, आप सब लोगों को ब्रश करने का, पॉटी जाने का कोई सुबह सुबह बोलता है क्या कि भैया सुबह सुबह ब्रश जाया करो, पॉटी किया करो, देखो ठीक नहीं रहता? तो बिल्कुल ऐसे ही जीवन का अनुशासन है योग। योग कोई चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है, योग जीवन का एक अनुशासन है। इट इज सिंपली अ लाइफस्टाइल। जैसे रोज सुबह उठ करके शौच, शौच इज ए नियम, तो अष्टांग योग का एक नियम है शौच। भैया शौच करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे, शरीर साफ रहेगा। अब इस चीज को हम जोड़े कि नहीं, अब मेरे डायबिटीज हो गया, अब मेरा हाइपरटेंशन हो गया, अब मैं करके आसन करूंगा, ये अकर्म योग है बेसिकली। इट इज नॉट कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है बचपन से आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो। ये भी एग्जांपल हर सेशन में देता हूँ, कई बार बोलता भी हूँ कि अगर है ना, आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज अगर मैं सर्दियों में बनियान पहन के घूमूं और गर्मियों में स्वेटर पहन के घूमूं तो आप मेरे को क्या कहोगे? दिमाग खराब हो गया, पागल है क्या? अच्छा, हो यही रहा है। हमारे आप सोने को देखो, हम कितनी बजे सोते हैं, उठने को देखो कितनी बजे उठते हैं, गर्मियों में हम क्या खाना खाते हैं, सर्दियों में हम क्या खाना खाते हैं, हम कैसे खाते पीते हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारा डेली शेड्यूल कैसा है, क्या हम आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या क्या है। जब हम सारी बेवकूफियां कर रहे हैं लेकिन कोई टोकने वाला है क्या? नहीं है। जब कोई टोकने वाला नहीं है तो नेचर ने फिर कहा चलो हम ही टोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर नेचर ने इस तरह की एक संक्रामकता आप लोगों के लिए। अच्छा, एक बहुत सुंदर सा सेंटेंस है, आप सब वैसे कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किए होंगे, उनको पता होगा, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, हम कहते हैं ये। उपन्यास को, कोई भी नॉवेल या कोई भी मूवी को शानदार कौन बनाता है? उस उपन्यास का नायक या खलनायक, या उस मूवी का नायक या खलनायक? ऑब्वियसली खलनायक। अगर उस मूवी में खलनायक नहीं हो तो क्या नायक का इंपॉर्टेंस है? क्या नहीं है।
अगर आपके उपन्यास में से खलनायक को हटा दिया जाए तो आपका उपन्यास पूरा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो नायक का इंपॉर्टेंस कब होता है? जब नायक वहां पिक्चर में आता है। एग्जैक्टली कोविड को थैंक्स बोलिए, जिसने आपको स्वस्थ रहने के लिए दिशा निर्देश दिया कि भैया सुधर जाओ, मौका है, अपनी स्वास्थ्य के लिए वर्क करिए, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करो, आप स्वस्थ रहोगे। अदरवाइज स्वास्थ्य का क्या मोल था? मुझे याद है जब 2020 से पहले मैं कभी किसी को कहता था कि आपको योग प्राणायाम करना चाहिए और ये सब अच्छा हेल्थ के लिए, तो दैट वाज इग्नोर्ड। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम नहीं है। ओ माय गॉड, मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है? और अब देखो टाइम के सिवा कुछ नहीं है। तो कितनी सुंदर बात है, जब जीवन में खलनायक आया तो नायक का इंपॉर्टेंस बढ़ा। तो प्राणायाम और ये सब नायक हैं आपके जीवन के, इनको एज ए अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली यू आर द विनर इन योर लाइफ एंड यू आर एक्सक्लूसिवली हीरो ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना? अच्छा, तो अब बात करते हैं, जैसे लोग अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा आप क्या देख रहे हो? दो चीजें, ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की कमी। ठीक है ना? ये एक रूटीन सा है जो अभी दिखाई देता है या न्यूज चैनल्स में सब में समझ। जो दो इनबिल्ट आपको सिलेंडर देके भेजा ऊपर वाले ने, उन पे कभी किसी ने गौर किया क्या? भाई आपको ऐसा तो है नहीं विदाउट सिलेंडर आपको भेज दिया इस धरती पे। ऐसा कोई है क्या? यहाँ पे अभी मेरे साथ 290 लोग जुड़े हुए हैं, इन 290 लोगों में से ऐसा कोई है क्या जो जब आए इस धरती पे, या वो विभूति जो इस धरती पे जब भी आए जन्म हुआ तो उनका जन्म बिना दो सिलेंडर्स के हुआ? इनबिल्ट सिलेंडर जब आपको दिए ऊपर वाले ने, बहुत शानदार इनबिल्ट सिलेंडर, दो फेफड़े दिए। और दूसरी सबसे कमाल बात, इस वायुमंडल में ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट दी, इसके लिए आज आप ब्लैक में भी पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आपको ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्लांट की फॉर्म में आपको दिया प्राणायाम। आपको खाली क्या करना है? प्लांट को चलाना है। जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं आपका ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हो और शरीर के इन दोनों फेफड़ों में यानी दोनों सिलेंडरों में प्राणों को संधारित करते हो गया प्राणायाम। मतलब कितना सिंपल है। इफ यू आर यूजिंग बोथ इनबिल्ट cylinders via your oxygen plant, that is pranayam, and you are sandharit or you are doing exclusively workup on your वायुमंडल एयर, तो कितना सुंदर आप इसमें काम कर सकते हैं कि आपको जरूरत नहीं है बाहर सिलेंडरों के लिए भागने के लिए। आप मेरी बात से सहमत होंगे कहीं ना कहीं इस बात को। जो लोग रेगुलर प्राणायाम कर रहे हैं, कई सालों से जो लोग काम कर रहे हैं इस पे, उनमें से एक भी व्यक्ति के लिए अगर कोई कोविड नाम की बीमारी आई होगी तो हल्के फुल्के जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं आई होगी। जो लोग रेगुलर साधक हैं, माइंडेड, जो लोग काफी लंबे समय से प्राणायाम कर रहे हैं और इररेस्पेक्टिव टू कोविड, उनके लिए कोविड कोई इश्यू नहीं है। जो लोग रेगुलर वर्कअप कर रहे हैं, अपना जो रूटीन साधना कर रहे हैं, उनके भी जीवन में हो सकता है एक थोड़ा सा पड़ाव आएगा, लेकिन आके चला जाएगा। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पर? सबसे महत्वपूर्ण ये हुआ, वर्तमान क्षण में सबसे जबरदस्त अगर प्रासंगिकता है, मेरी बात पर गौर करिए, स्टेरॉइड, रेमडेसिविर, प्लाज्मा, ऑक्सीजन, इन सब की जगह जीवन में प्रासंगिकता आज के वक्त में है तो वो जरूरत है प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया और अन्य यौगिक एक्सरसाइजेज, जिससे आपका जीवन और सुंदर और खिल सकता है और आप उत्तम स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकते हो। लाइफ, यू कैन एंजॉय योर लाइफ इन मल्टीपल एंड होल पोटेंशियल। अभी तक क्या होता है देखो, हमारे फेफड़ों का हम कितना इस्तेमाल करते हैं? मात्र 30%। हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है लगभग 500 ml। 500 ml से ज्यादा एक बार में हवा नहीं खींचते हैं। लेकिन जब हम हमारी वाइटल कैपेसिटी, जो कि 6 से 7 लीटर हवा खींचने की है हमारे फेफड़े में, जब हम खींचते हैं तो 70 से 80% फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, और यही तो प्राणायाम है। अच्छा, जो लोग कोविड से ठीक हो गए, अब उनको कोई डॉक्टर मेरे जैसा पकड़ा देगा कि भाई अब तुम इस स्पायरोमीटर से कसरत करते रहो तो चलेगा, लेकिन कोई ये बोले कि भाई तू स्पायरोमीटर से फूंक मार रहा है, इसकी जगह कैंडल ब्लो प्राणायाम कर ले, भस्त्रिका कर ले, तो कोई कष्ट है क्या? लेकिन हम क्या है, हमारी ही पुरातन विधा को, सनातन पद्धति को, जो सबसे सुंदर है, को हम क्या इग्नोर करते हैं। अच्छा, इग्नोरेंस क्यों? क्योंकि जो हमको
इजीली अवेलेबल है वही इग्नोरेंस के लेवल पर है। जैसे आप देखो, जब आप जवान होते हैं तो अपने माँ बाप को इग्नोर करते हो, लेकिन जब आपके जीवन में वो नहीं रहते हैं तो आप किसको मिस करते हो? उन्हीं को मिस करते हो, है ना? तो हम जीवन में जब तक हमारे पास में इजीली अवेलेबल संसाधन है, जिसमें सबसे इजीली अवेलेबल प्राणायाम है। अभी 3 तरह के कोर्स बनाए आर्ट ऑफ लिविंग ने, प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स। अब बताओ, ये 3 इजीली अवेलेबल हैं, उनको करने में हेजिटेट कर रहे हैं वनिस्पत इसके कि जाके बाजार से फटाक से मेड्रोल खरीद के ले आओ, डेक्सामेथासोन खरीद के ले आओ, ये ले आओ, ऑक्सीजन सिलेंडर भी भागो, पता नहीं मेरे को मिले कि नहीं मिले, मेरा सैचुरेशन सीधा 94 70 हो रहा है। अरे तो 94 से 74 ही होगा अगर तुम अपने नेचुरल सिलेंडरों का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मेरा यही आग्रह है कि करिए। तो ये तो था अ कंप्लीट स्मॉल शॉर्ट सेशन अबाउट कोविड, जिसमें मैंने आपको मोर्टेलिटी बता दिया है, केस फैटेलिटी रेट बता दिया है, और मेरा पूरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि आपके भीतर जो अज्ञात भय है, जिसे मैंने अभिनिवेश कहा है, आप उस अभिनिवेश से बाहर आए। और नहीं तो क्या होगा, आपके साथ में विक्षिप्त मन की 4 चीजें जुड़ेंगी। पहला है दुख, आप अपने आप फ्रस्ट्रेट होंगे, दुखी होंगे, हाय ये मुझसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरा होगा दौर्मनस्य, निर्बल होगा मन कहीं ना कहीं। और तीसरा होगा अंग में जयत्व, शरीर मेरा मेरी नहीं सुनता, मेरा मन मेरी नहीं सुनता, ना शरीर और मन एक दूसरे की नहीं सुनते, अंग में जयत्व। और चौथा है श्वास प्रश्वास में विक्षेप। और ये हो रहा है, आप देखो डर के मारे क्या होता है, आपकी श्वास उखड़ने लगती है, और हम इसी को कोविड समझ लेते हैं। तो अभी जो आपने पोस्टर देखा, वो पोस्टर है, मेरा सेशन शुरू होगा 13 मई से। आई एम गोइंग टू टेकिंग ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप 13 मई से 16 मई तक ऑनलाइन BMW हम लेने वाले हैं। तो आप सबों का वेलकम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको माइल्ड लेवल का कोविड है या मॉडरेट लेवल का कोविड है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द वर्कशॉप। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि नहीं वर्कशॉप मेरे घर पर आ जाए, तो उन लोगों के लिए भी प्री पोस्ट और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अभी हम इसमें और शेयर करेंगे। अच्छा, किसी ने पूछा है, देखो इट इज नॉट चार्जेबल, है ना, इसको हम चार्ज नहीं कहते, इसको हम कहते हैं डोनेशन। डोनेशन क्यों? क्योंकि देखो धन की शुद्धि है दान से, मन की शुद्धि है ध्यान से, और तन की शुद्धि है आसन से। ये डोनेशन है बेसिकली। तो इसका एक लाइफ टाइम डोनेशन होता है 2000 लाइफ टाइम, मतलब आपने एक बार डोनेट किया, अब ताउम्र इसको आप हर संडे को फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप डेली मॉर्निंग साधना का एक ग्रुप में अभी शेयर किया होगा लिंक, वो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। मैं 6:15 से 7:30 तक डेली मॉर्निंग साधना लेता हूँ। अभी महेश भैया ने एग्जाम्पल भी दिया। ये पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था लगभग 17 या 18 मई को, 1 साल होने आया। इस ग्रुप में लगभग 60 से 100 लोग डेली मॉर्निंग साधना कर रहे हैं, और इस ग्रुप के एक भी व्यक्ति को छींक भी नहीं आई है। मतलब ये छींक नहीं आना, ये छींक नहीं आने जैसा ही है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो बीमार पड़ा हो और वो मेरे को रोज फोन कर रहा हो डेली साधना में से, है ना डॉक्टर साहब मैं डेली साधना भी कर रहा हूँ, अब मेरे को कोविड हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक भी नहीं है ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक छोटा सा काम करना है, रोज सुबह 1 घंटे अपने आप को देना है। जिनमें से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए, जो डेली मॉर्निंग साधना जो मेरे साथ अटेंड करते हैं, दे ऑल आर वेल कनेक्टेड टू मी। भाई मेरा क्या काम है, मैं तो कर ही रहा था, बस एक अपने जूम का सदुपयोग किया, सब लोग जोड़ लिया। भाई जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप मेरे साथ साथ करिए। इफ यू आर डूइंग विद मी देन यू विल बी डेफिनेटली गेट बेनिफिट। अच्छा, इसका कोई चार्जेस नहीं, डेली मॉर्निंग साधना इज नॉट चार्जेबल, नॉट डोनेटेबल, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीबडी कैन डू। अगर वो वयस्क है, मेरी बात को सुन और समझ सकता है, तो वो सब कर सकते हैं। और जो लोग करना चाहते हैं वो डोनेटेबल कोर्स है, तो उससे डोनेशन, आपको पता होगा आर्ट ऑफ लिविंग विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्था है जो 177 देशों में सेवा के कार्य कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे समय में जहां पर आपका डोनेशन किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सकता है, तो फिर वाई नॉट टू डोनेट, वाई नॉट। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या चैरिटी एम्प्टी बाउल हो सकती है क्या? अगर आपको लगता है कि चैरिटी एम्प्टी बाउल हो सकती है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको आवश्यकता है कि, है ना, आपको वो पात्र लेके जाना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, एम्प्टी बाउल में कुछ डालिए। योगी बनो और उपयोगी बनो, ये बहुत सुंदर सेंटेंस कहते हैं गुरुदेव। योगी बनोगे तो उपयोगी बनोगे।
आप योगी है आपका लाइफस्टाइल, देन यू विल बी उपयोगी। और जब आप योग के साथ में कार्य करते हैं तो आप उसमें अपने भीतर श्रद्धा से कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। जब आप डोनेट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कर्म योग की ओर, जैसे साधना आप कर ही रहे हैं, सेवा और सत्संग, तब जाके चेहरे पर आती है अनडाइंग स्माइल। किसी ने पूछा एक बार गुरुजी से कि है ना गुरुजी योगी का लक्षण क्या है? बड़ा शानदार आंसर था। ये मोहित शर्मा डॉक्टर बड़े नॉलेज दे रहे बेचारे। योगी का लक्षण होता है बड़ा चेहरे पर अनडाइंग स्माइल, एक परमानेंट मुस्कान। बड़े बड़े ज्ञान की बात नहीं, बड़े बड़े ध्यान की बात नहीं, अगर आपके चेहरे पर परमानेंट स्माइल है तो आप योगी हैं। अन्यथा आपको स्वयं को भी आवश्यकता है कहीं और रिफाइनमेंट की। तो अभी अपन ने ना कोविड का तो इतना ही सेशन कंप्लीट करते हैं, अभी लेंगे प्रश्न। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर है ना चैट बॉक्स में आई थिंक डाल दिया गया होगा डेली मॉर्निंग साधना का लिंक। अदरवाइज हम अभी ये कंप्लीट होते होते आपको फिर से डेली मॉर्निंग साधना से अपडेट कर देंगे। प्लस आपको उसमें जो हमारा सेशन है 13 से 17 तारीख, 13 से 16 मई को, तब आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो अब अपन लेते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर कोविड से रिलेटेड प्रश्न खत्म हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं सवाल। अच्छा, पहले इस थोड़ा सा बीमारी के बारे में एक और शॉर्ट कर देते ताकि आप दवाओं से रिलेटेड सवाल पूछना बंद कर देंगे। पहले सारे इन्वेस्टिगेशन को समझ लीजिए कि आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है ना। अभी आप नहीं तो सब यहाँ पे क्या डिस्कस करोगे, मेरा सिटी स्कोर 8 हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? चादर ओढ़िए, आराम से सोइए, कुछ नहीं होने वाला आपको। गॉट माय पॉइंट? सारे इन्वेस्टिगेशन रेलिवेंट हैं कब? जब सही समय पर कराए जाएं, अदरवाइज इररिलेवेंट हैं। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको भाग के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाना है, अपनी सिम्प्टोमेटोलॉजी पे ध्यान देना है। सिम्प्टोमेटोलॉजी से मतलब है अगर आपको कोई तकलीफ है, आपका बुखार नहीं उतर रहा है, 7 से 10 दिन हो गए, फीवर नहीं सबसाइड हो रहा है, आपका सैचुरेशन डिप कर रहा है, आपको श्वास में कोई तकलीफ है, अगेन सैचुरेशन डिप कर सकता है, श्वास में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस पर 2 बार पहले फोकस करिए कि मैं रीडिंग ले रहा हूँ कि। जब आपका दिमाग खराब हो सकता है तो मशीन का सेल भी खराब हो सकता है। समझिए मेरी बात को, जिस मशीन से आप अपना सैचुरेशन नाप रहे हैं उसका सेल अगर डाउन होगा तो आपका सैचुरेशन भी डाउन होगा। इसलिए ना पहले अपने मन और दिमाग को स्थिर रखिए, मशीन का सेल चेंज कीजिए या 2 अलग अलग मशीनों से रीडिंग लीजिए, फिर कोई प्रयास के लिए आइए। पहले दिन ही बुखार आया और भाग चले चलो आरटीपीसीआर कराते, अरे आरटीपीसीआर का स्पेसिफिसिटी 70% है, हो सकता है आपका रिपोर्ट नेगेटिव आए, हो सकता है आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आए, दोनों स्थितियों में आपको भ्रम होने वाला है और कुछ नहीं। भ्रम पॉजिटिव आया तो मन में खुशी, चलो पॉजिटिव है, अब लोगों की सहानुभूति बटोर लेते हैं, या नेगेटिव आया तो मन में दूसरा भ्रम, सारे सिम्टम तो कोविड के हैं, मैं नेगेटिव क्यों आ गया, तो भाग के दोबारा रिपोर्ट कराओगे, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आपको पता आईसीएमआर ने गाइडलाइन ही चेंज कर दी। अब आईसीएमआर ने पहले गाइडलाइन रखी थी कि भाई 15 दिन बाद एक नेगेटिव रिपोर्ट आना चाहिए टू ज्वाइन योर गवर्नमेंट जॉब, अब कह दिया यार रिपोर्ट छोड़ो, तुम तो ज्वाइन करो। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आया है लैंसेट में, वो रिसर्च ये आया है कि अब है ना हॉस्पिटल डायरेक्ट एडमिट कर सकता है इररेस्पेक्टिव टू द रिपोर्ट। अब आपको पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं लेके जाना है हॉस्पिटल में भर्ती के लिए, सिम्टम है तो जाइए और भर्ती होइए और ट्रीटमेंट कराइए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे घट रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब आपको कहा जाएगा कि छोड़ो रिपोर्ट ही नहीं करानी। आएगा, ये बहुत जल्दी आने वाला है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलडीएच, सीआरपी, डी डाइमर एंड ऑल द थिंग्स। इनका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं जो आपको बताते हैं कि शरीर में अब सूजन आया है कि नहीं आया है, अब आपको क्या करना है। लेकिन ये आपको कब करानी है जांचें? पहले 7 दिन तक आपको ये जांच कराने का कोई एडवांटेज नहीं है। जब तक आपका बुखार कंटिन्यू आ रहा है, बुखार सेटल नहीं हुआ है, और आप जबरदस्ती पहले तीसरे चौथे दिन में अगर डी डाइमर करा के बैठे हैं, अगेन फॉल्स रिपोर्ट यू आर हैविंग। अच्छा, सीटी कब कराना है? जब आपका, फिर समझिए मेरी बात को, अगर आपका सैचुरेशन 95 से 100 के बीच है, आपका सीटी स्कोर 3 से 5 के बीच कहीं रेंज में आएगा। आपका सैचुरेशन 95 से 90 की रेंज में, तो आपका सीटी स्कोर हो सकता है 8 से 12 के बीच कहीं एडजस्टमेंट में होगा। और अगर आपका सैचुरेशन 90 से नीचे, तब आपका सीटी स्कोर 12 के ऊपर है। तो पहली बात तो ये कि सीटी स्कैन को हम डायरेक्ट सैचुरेशन से ही नाप सकते हैं, तो फिर भाग के सीटी स्कैन कराना क्यों? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सीटी स्कैन कराने से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमें मतलब डॉक्टर्स को
मरीज को नहीं। मरीज को केवल भय और भ्रम हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स के पार्ट पे सीटी स्कैन जायज है, लेकिन एक मरीज के पार्ट पे सीटी स्कैन आप बस केवल पड़ोसी ने कहा कि अरे तुमने अभी तक सीटी नहीं कराया, जाके सीटी तो करवाओ, इस बात को फॉलो करके सीटी करा के आ गए। डू यू नो द हैजार्ड्स ऑफ सीटी स्कैन? तो फिर इस तरह की बात करने का कोई मायने नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। इन सारे इन्वेस्टिगेशन का रेलिवेंस सिर्फ इतना है कि आपको आगे का कोर्स ऑफ मैनेजमेंट पता पड़ता है। आपको से मतलब आपके चिकित्सक को, आपको नहीं। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरा सैचुरेशन ठीक है तो मुझे चद्दर ओढ़ के सोना चाहिए बस। या रोज सुबह कनिष्ठा प्राणायाम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आसन करिए, योग करिए, मस्त रहिए। आप स्वस्थ मस्त, आपका परिवार स्वस्थ और मस्त। क्यों? क्योंकि आपका परिवार आप ही से जुड़ा हुआ है। नाउ बुखार नहीं उतर रहा तो क्या करना चाहिए? तब आपको अब कहीं फोकस करना है ट्रीटमेंट पार्ट पे। भाई 10 दिन हो गए, बुखार अभी भी नहीं उतरा, देन यू शुड गो फॉर रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन एंड पैरासीटामोल, दैट इज एंटीपायरेटिक। अभी भी बोल रहा हूं, आप बुखार की गोली के साथ साथ स्टीरॉयड लीजिए, क्योंकि अभी जो मेरे सामने आ रही है पिक्चर, उसमें लोग 5वें दिन से स्टीरॉयड शुरू कर देते हैं। तो आपने पहले ही हथियार डाल दिए। अरे भाई शरीर को लड़ने तो मैं ये नहीं। अच्छा कुछ लोग बहस करेंगे हमारा शरीर खराब हो गया उसके बाद हम इलाज के लायक नहीं बचे, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 1000 में से 4 हैं? इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 1000 में से 4 ही हो, वही 4 जो मरने वाले हैं? अरे इतना तो कम से कम कॉन्फिडेंस रखो कि आप उन 1000 में से 4 नहीं है, आप हेल्दी हैं। ओल्ड से ओल्ड भी अगर आप हैं तो भी आप वर्तमान में हेल्दी हैं। भविष्य का हम नहीं कह सकते, लेकिन एट प्रेजेंट यू आर हेल्दी। तो इतना जल्दी नेगेटिविटी को पकड़ने का क्या एडवांटेज? ठीक है, तो ये ज्यादातर चीजें हैं। और ये बीमारी सेल्फ रिजॉल्विंग न्यूमोनाइटिस होती है, जो अपने आप धीरे धीरे समय के साथ ठीक होती है। अगर आप मजबूती से और कॉन्फिडेंस से बन के बैठे कि आई एम हैप्पी, आई एम ऑल राइट, मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप मेरी बात को ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन मन में एक ऋणात्मक विचार अगर आपके आ गया कि मेरा डी डाइमर बढ़ गया है, मेरा सीटी स्कोर 14 हो चुका है और अब मुझे वेंटिलेटर की जरूरत है, इसका मतलब अब आपको वास्तव में हो सकता है मेडिसिन की जरूरत तो हो, साथ में काउंसलिंग की भी जरूरत है कि भाई ये बीमारी समय के साथ तेरा शरीर छोड़ेगी, लेकिन तू मजबूती से पकड़ के बैठा रहे शरीर को। ऐसा नहीं हो बीमारी शरीर में रह जाए और आत्मा शरीर से निकल जाए, तो मजबूती से बैठे रहिए बस। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन सेशन। अंशुल जी हैं क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, माइल्ड कफ वगैरह जो होता है उस समय जनरली कहते हैं कोविड पॉजिटिव आया है और कफ और ये सब है, तो क्या हमें प्राणायाम करना चाहिए? जनरली बिल्कुल। कहते हैं लंग्स को पुश ना करें, ऐसे कहा जाता है। प्राणायाम और आसन में भेद है, आप समझ लीजिए। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास का एक प्रक्रम, श्वास की एक आपको ऐसे समझाते हैं, फिजियोथेरेपी तो हो ना थोड़ी थोड़ी, वो फिजियोथेरेपी से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको प्राणायाम की टर्म में लीजिए। और माइल्ड सिम्टम वाले के लिए तो ये एक तरह से वरदान है। अगर माइल्ड सिम्टोमेटोलॉजी में वो शुरू कर रहे हैं हल्के हल्के प्राणायाम, तो उनका सैचुरेशन डिप करेगा ही नहीं, वो माइल्ड से ही रिकवर कर जाएंगे। इनफैक्ट माइल्ड छोड़िए, मॉडरेट लेवल से भी। देखो होता क्या है, हम उसको कहीं एक्सर्शन के लेवल पे लेके चले जाते हैं। एक्सर्शन का लेवल मतलब जैसे अभी क्या हो रहा है, लोग दूध में हल्दी डाल के नहीं पी रहे, हल्दी में दूध डाल के पी रहे हैं। तो आप उसको एक्सर्शन के लेवल पे मत लेके जाइए। एक्सर्शन का लेवल से मतलब अभी बस आज ही सारा खींच के मारूंगा, आज ही सारे वायुमंडल की ऑक्सीजन को अपने भीतर खींच लूंगा और सारा आज ही सुधार दूंगा। अभी प्यास लग गई तो अभी कुआं खोदना बंद करो, धीरे धीरे खोदो, आपका काम होगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करना है ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड उससे मैनेज कर सके, है ना? तो ये है कि करना है। माइल्ड सिम्टोमेटोलॉजी में आपको प्राणायाम करना है, और प्राणायाम का डेमो के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं, तो क्या क्या प्राणायाम करने हैं उनको भी हम अभी महेश भैया इनवाइट करेंगे, उनसे भी अपन थोड़ा सा जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं उनके लिए क्या अच्छे प्राणायाम है तो वहां अभी उनका डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट। आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, डॉक्टर साहब बोलिए। ये जानना चाह रहे थे कि प्रथम 3 दिन में एक ही तरह के सिम्टम्स लोगों में देखे जा रहे हैं, बुखार, सिर दर्द और दस्त। इसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? और दूसरा, इस बार कोरोना की जो सेकंड लहर है डॉक्टर साहब, उसमें यंग जनरेशन ज्यादा इफेक्ट हो रही है, ये 2 रीजन डॉक्टर साहब क्या हो सकते हैं? देखो आपके दोनों भ्रांतियों के, पहला प्रश्न की भ्रांति कि जो आपने कहा कि बुखार दस्त, तो
पहले भी यही सिम्टम थे। ऐसा नहीं है कि इस बार वाली जो लहर है उसमें कोई अलग से सिम्टम आए हैं। पहले भी जो सिम्टम थे उसमें है ना, आपको आपकी गंध जा सकती थी, स्वाद जा सकता था, डायरिया हो सकता था, बुखार हो सकता था, जोड़ों में दर्द हो सकता था, यही सिम्टम्स थे। ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज यंग डेथ की। जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए हैं, और अभी वाले सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको 4-6 महीने बाद दे दूंगा। भारत में 16 से 35 वर्ष की आयु के 21 लाख लोगों ने सुसाइड किया। ठीक है। अब अगर हम वर्तमान में खाली कोविड से मरने वालों की संख्या टोटल इंक्लूडिंग बूढ़े, इंक्लूडिंग जवान, इंक्लूडिंग ऑल एज ग्रुप लेते हैं तो भी मेरे सामने डेटा है 2.4 लाख। 21 लाख ज्यादा है या 2.4 लाख ज्यादा है? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कीजिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करेंगे तो क्या आएगा? अभिनिवेश, जिसे हम कहते हैं अज्ञात भय। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करिए, अन्यथा आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया और उसने पर्चे छपा कर बांटे, और आप इस पर्चे की चेन को मत तोड़िए, ये पर्चे अगर छपा के आप बांटेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस व्यक्ति ने इस चेन को तोड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की जो एक घटनाएं भारत जैसे देश में आम है, जो आपके मन को सिर्फ भ्रमित कर सकती हैं, बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन तथ्यों पर हम बात नहीं करते हैं। बात तथ्यों पर करना ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज को लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स तो गवर्नमेंट में मैनिपुलेटेड है। भले ही होंगे मैनिपुलेटेड, लेकिन अगर हम मौसम विभाग की बात पर जाएंगे तभी तो हम कहीं ना कहीं कंसेंसस ले पाएंगे कि भाई अनुमान लगा सकेंगे कि ये बीमारी किस ओर जा रही है। इसलिए हम बात फैक्ट्स एंड फिगर्स की करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरा जवान डेथ। मेरे को बताओ, 2020 से पहले जवान लोगों ने मरना बंद कर रखा था क्या? या मनुष्य ने अमरत्व प्राप्त कर रखा था कि भाई हम तो है ना 2020 तक के लिए तो अमर हैं, 2020 से 21-22 तक जब तक ये कोविड चलेगा तब तक के लिए हमने अपना मॉर्टेलिटी वरदान छोड़ रखा है। ऐसा तो नहीं है। इसलिए आप है ना गलत चीजों पर जो भ्रांतियां हैं, देखो आपने जो बात कही ना सिर्फ सुनी सुनाई है, आप इस बात पे गौर करना। ये बात आपको किसी पड़ोसी टीवी चैनल या किसी व्हाट्सएप के ज्ञान से या फेसबुक से मिली होगी। किसी एक फैक्ट या फिगर पे बात करने वाले व्यक्ति ने आपको ये वाली बात नहीं सुनाई होगी, इतना मैं जानता हूँ। व्हाट्सएप का ज्ञान, ये कर लो, वो कर लो, हल्दी सूंघ लो, लहसुन सूंघ लो, और पता नहीं क्या क्या कर लो, और फिर जब शरीर बिगड़ जाए तब अस्पताल की ओर भागो। ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? क्यों है? इतना सब नहीं करना है। अपने खुद के विजडम पे बात करिए, अपने विवेक से काम कीजिए। अगर आप अपने विवेक से काम लेंगे तो जिस बीमारी की केस फैटिलिटी रेट आपको बता दिया 0.4% है, अब इसमें आप जवान इंक्लूड कर लो, बूढ़े इंक्लूड कर लो, कुछ भी इंक्लूड कर लो, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो बात अपन फिगर्स की करते हैं। नेक्स्ट। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ अमर जी। हाँ हाँ नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, एक लड़का है 40 साल का, उसको 8-9 दिन से लगातार बुखार बढ़ता जा रहा है। ठीक है। आज उसने बताया तकरीबन 102 के करीब था। वो ऑक्सीजन लेवल उसका बिल्कुल सही है। परफेक्ट है वो। अच्छा, परफेक्ट है। उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसको एंटीपायरेटिक दो, एंटी इन्फ्लामेटरी दो, he will be settled all right। जब सैचुरेशन अगर उसका फ्लक्चुएट करे, फ्लक्चुएट से मतलब एक बार 98 आ रहा है, अगली बार 94 आ रहा है, फिर वापस 98 आ रहा है, तब आप उसका डी डायमर और ये सब जो रूटीन टेस्ट करवाएं। अदरवाइज अगर 9-10 दिन तक बुखार आ रहा है, इसका मतलब शरीर तैयारी कर रहा है और कर चुका है। और आप मेरी बात का यकीन मानिए, 10 दिन बाद उसका बुखार कंप्लीटली ठीक हो जाएगा और वो इम्यून हो जाएगा, यानी उस रोग से लड़ने की ताकत आ गई। अब उसमें कम से कम 2-3 महीने तक तो उसको इस तरह की कोई बीमारी परेशान नहीं करने वाली। तो इसलिए वो थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑलराइट है, उसमें चिंता की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या डॉक्टर साहब हमको स्टीम नॉर्मल कंडीशन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आप नॉर्मल है तो स्टीम क्यों लेना चाह रहे हैं आप? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की क्या आवश्यकता है? स्टीम का मेरी बात को समझना गौर से, है ना। अभी बहुत सारी चीजें जो आ गई हैं ज्ञान के रूप में, स्टीम लेना, ये लेना अच्छा है, बुरा नहीं है, बट स्टिल अभी मैंने एक एग्जांपल दिया। हम 2020 से पहले रोज दूध में हल्दी डाल के पीते थे क्या? जस्ट गिव मी एग्जांपल कि नहीं भाई डॉक्टर साहब, मैं मेरी बात का यकीन करिए, 2020 से पहले भी रोज मैं दूध में हल्दी पीता था। अच्छा, अब 2020 के बाद क्या हुआ? दूध में हल्दी नहीं डाल के पी रहे हैं, हल्दी में दूध डाल के पी रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है भाई। आपका डेली रूटीन लाइफ अच्छा है। अगर आपको डर लगता है, आप भीतर से डरे हुए हैं, आपको लगता है कि वायरस मेरे शरीर में घुस जाएगा इसलिए मैं भाप ले लेता हूँ, तो उससे वायरस रुकता नहीं है। उससे बढ़िया है आप नास्य का प्रयोग कर सकते हैं। नास्य का अर्थ है सरसों का तेल, गाय का घी अपने नाक में लगाओ,
उससे बढ़िया क्या प्रोटेक्शन होगा? इट इज द बेस्ट मास्क। अब ये लोगों को ये समझा के थक गया कि एक सरफेस के ऊपर जब आप ऑयल लगाते हैं तो नॉट ओनली बैक्टीरिया, नॉट वायरस, एवरी पैथोजन इज स्टॉप्ड देयर, क्योंकि ज्यादातर चीजें फैट में सॉल्युबल होती हैं। फैट में सॉल्युबल का अर्थ होता है वसा में घुल जाने वाली चीजें। तो वायरस हुआ, चाहे बैक्टीरिया हुआ, चाहे कोई भी हुआ, अगर आपने नाक में अच्छे से ऑयल लगा रखा है तो वो वहीं रुक जाएगा, भीतर जाएगा ही नहीं। आपको भाप सबसे आराम से, मतलब ये कॉमनेस्ट फिनोमेना है। आप अपने याद कीजिए, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, आज भी लोग गाय का घी नाक में लगा के घर से भागते है कि नहीं है ऐसा? जी जी जी। तो फिर बाकी भाप लेने में बुराई नहीं है, बट आपकी नॉर्मल कंडीशन है तो आप आराम से प्राणायाम करिए। आपको इच्छा है तो भाप लीजिए, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि भाप लेता रहूंगा तो मैं ठीक रहूंगा। ना ना, ये कोई एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, मुझे ये पूछना था कि कोविड के टाइम में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो ब्रीदिंग जब नहीं आती है तो नॉर्मली हम एंजाइटी और पैनिक होता है, तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? 100 से उल्टी गिनती शुरू करो, दिमाग कहीं और लग जाएगा। इट्स वेरी इजी। मतलब कितना भी पॉजिटिविटी हो, एक पैनिक और एंजाइटी कॉमन है अगर ब्रीदिंग ही नहीं आए तो। हाँ, अभी आज की डेट में हो भी यही रहा है। क्या हो रहा है कि हम पैनिक और एंजाइटी के अंदर आकर के अपनी श्वास, अभी बताया मैंने आपको पतंजलि का श्वास प्रश्वास विक्षेप, जब दुर्बल मन होता है तो ये क्या होता है, श्वास प्रश्वास में विक्षेप आता है। और ये हो रहा है, मतलब कोविड तो नहीं है, लेकिन ना आंख बंद करके डर के मारे उसका सांस जो है ऊट पटांग होता है। तो सबसे पहला काम सैचुरेशन नापिए। अगर सैचुरेशन नॉर्मल आ रहा है इसका मतलब आपको खाली एंजाइटी है। अब उस एंजाइटी से ओवरकम कैसे करना है? तो एंजाइटी से ओवरकम करने के सबसे सुंदर तरीकों में से एक तरीका तो प्राणायाम ही है। आप आराम से बैठ के प्राणायाम करिए। लेकिन आपको लगता है नहीं मैं तो इतना कमजोर हो चुका हूं कि मैं प्राणायाम भी नहीं कर सकता हूं, तो फिर दूसरा सबसे सुंदर तरीका है 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। अपना मन कहीं ऐसी जगह पर फिक्स कर लो जो बिल्कुल अनकाउंटेबल है। और तीसरा सबसे सुंदर तरीका है सहज समाधि। अगर आपने किया है मंत्र ध्यान तो मंत्र ध्यान कीजिए, आपका एंजाइटी इमीडिएट और इंस्टेंटली रिमूव होगा। मन का एक टेंडेंसी है, देखो मन की एक वृत्ति आपको बताते हैं, वृत्ति नहीं टेंडेंसी है मन का। क्या? शरीर जैसे प्रयास की भाषा समझता है, आपका बॉडी एफर्ट्स की लैंग्वेज समझता है। आप जितना जिम करेंगे उतना मजबूत बनेंगे, जितना आसन करेंगे शरीर के स्तर पर मजबूत बनेंगे। लेकिन मन अप्रयास की भाषा समझता है। मन को ढीला छोड़ो। अब ढीला कैसे छोड़ें? ढीला जा ही नहीं रहा है, तो जहां जाता है जाने दीजिए और उसको थामने की आवश्यकता नहीं। बनता है बीज मंत्र से, इसी को हम कहते हैं सहज ध्यान। अच्छा, नहीं किया है हमने सहज समाधि, हमको मंत्र ध्यान भी नहीं आता है, तो फिर क्या करना है? तो फिर आंख बंद करके 100 से उल्टी गिनती गिनते रहो जब तक आपका मन इन फालतू चीजों से निकल नहीं जाए। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर बाद में आपको नेट से कैसे कनेक्ट करना है डॉक्टर साहब से वो बताएंगे, ठीक है? के पास रिसीव हुए कौन पूछ रहे हैं? अंशुल जी पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। फिर आपके क्वेश्चन और भी हम नेट फेसबुक में, आप है ना, फेसबुक का लिंक डाल दीजिए, उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ले लीजिए, निवेदन है आपसे। कर दिया। जी सर, नमस्कार सर। हाँ पूछिए। मेरे को सर 2 दिन से जो है बुखार था, वो ठीक हो गया है। अभी एक हल्का कफ हो रहा है और हल्की खांसी है। तो मैंने कोविड का टेस्ट भी नहीं करवाया है सर, मुझे क्या करना चाहिए आगे? मुझे डरना चाहिए या नहीं? अरे अभी इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं, प्राणायाम करो और डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना जब माइल्ड सिम्टम में हो, आपका सैचुरेशन ठीक है, 2 दिन बाद बुखार भी उतर गया है, रेगुलर प्राणायाम करो, डर के क्या करना है? और टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं अगर सब कुछ ठीक है तो। गुड गुड। अच्छा, अभी है ना हम लोग ये जो अच्छा लगा सबको, ये प्रोग्राम अच्छा लगा ना? गुड इन्फॉर्मेशन, यू कैन क्लैप फॉर डॉक्टर मोहित जी, क्योंकि आप सबको बहुत उत्सुकता होगी ये सब। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बेहतर, एक्सीलेंट सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव, लाइफ गिविंग, ट्रूली लाइफ गिविंग। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सबको म्यूट पर रखें एक बार सर, इंफॉर्मेटिव भी है
एक क्वेश्चन है सर, बहुत यूजफुल भी है। यस यस यस। तो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब जो है ये ऐसे इवेंट करते रहते हैं, हम आगे भी इवेंट करेंगे और IYA और आर्ट ऑफ लिंक के कोलैबोरेशन में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जन्म दिवस 13 मई के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया। बर्थडे के समय हमने ये मंथ सेलेक्ट किया था कि इस मंथ में ये करेंगे हम। 13 मई को गुरुदेव का बर्थडे, उनकी ब्लेसिंग्स प्राणायाम। हेलो महेश जी, अनम्यूट। गुड इवनिंग सर, बच्चों के लिए बताओ, बच्चों को क्या करना है बताइए प्लीज। बच्चों के लिए महेश जी अनम्यूट करो, अनम्यूट। बच्चों के लिए बता रहे हैं। वापस से बताओ अनम्यूट, वो बार बार म्यूट कर रहे हैं ना। हाँ नैना जी आप हैं तो आप आइए स्क्रीन पर। और बच्चों के अनुज लिए, जी, बच्चों के लिए। हाँ हाँ वो भी बता रहे हैं, ठीक है दीनदयाल जी। अनुज जी जो है ना, अनुज जी भी हमारे बीच में है जिन्होंने ये लिंक हमें प्रोवाइड किया। थैंक यू अनुज जी। और अब मैं चाहूंगा हमारे IYA के जो प्रेसिडेंट हैं विनोद पारिक जी, आप आकर के हमारे IYA में कैसे सब जुड़ सकते हैं इसके बारे में भी बता सकते हैं। और प्लीज स्पॉटलाइट विनोद जी पारिक। एंड आपका जो बच्चों का क्वेश्चन है वो लास्ट में मोहित जी बोल के कंप्लीट करेंगे। विनोद जी आर यू देयर? आप हैं? ओम। हाँ अरे वाह, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। डॉक्टर मोहित शर्मा जी बहुत ही सकारात्मकता के साथ में आपने भय जो जिस तरीके से आपने इस पूरे कार्यक्रम को समायोजित किया है, मतलब मुझे नहीं लगता कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मन में थोड़ा सा भी संकोच इस बीमारी के बारे में रहा हो, क्योंकि एक आर्टिफिशियल जो टेरर क्रिएट किया हुआ है, बीमारी की जो भयावहता बता रखी है, उसको आपने बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों के दिलों से निकाला है। और इससे बेहतर तरीका कि राज्य के, देश के पूरा जो डाटा लेते हुए, एक्चुअल डाटा जो गवर्नमेंट की साइट्स पे भी अवेलेबल है, एनीबडी कैन सी देयर, और उसके बाद में जो फर्टिलिटी रेट है, और उसके बाद में जो प्राणायाम से उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। और बहुत ही आनंद आ गया इस कार्यक्रम का। और मैं देखिए, कोई भी चीज जो प्रोफेशनल होता है, और मुझे नहीं लगता कि आपसे बढ़िया इस विषय में, क्योंकि शरीर विज्ञान भी आपको पूर्णतया उससे आप परिचित हैं, तो आज के समय में डॉक्टर साहब मैं आपसे निवेदन करूं, और प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि सारे डॉक्टर मोहित शर्मा जी की तरह हो जाए, और समाज का, देश का, राष्ट्र का और विश्व का पूरा हम लोग इसको निरोगी रखें। प्राणायाम का तो ये तो ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है, और आपने पतंजलि सूत्र भी बताए। तो प्राणायाम से कितना फायदा होता है ये आपने सही बताया कि आपके साथ जो जुड़े हुए हैं और रेगुलर जो प्राणायाम कर रहे हैं उनको छींक भी नहीं आती। ऐसे हजारों लोगों को हम भी जानते हैं, और हम डेली प्रैक्टिशनर भी हैं, सुबह सुबह करते भी हैं, और लोग भी जुड़ते हैं हमसे। अभी आपसे प्रश्न किया था समदर सिंह जी ने, वो भी डेली प्रैक्टिशनर हैं। लेकिन चूंकि हम लोग सेवा में रहते हैं, तो जो प्रश्न पूछा जा रहा था वो इसलिए पूछा था कि उनको सिरोही और इस माउंट आबू क्षेत्र में ये वो देखने में आ रहा है। और वो आपने जो गणेश जी ने दूध पिया उसका संदर्भ देके और चीजों को काफी क्लियर किया, क्योंकि सामूहिक रूप से लोग बाग जो है वो एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। इस कार्यक्रम को आदरणीय डॉक्टर हमारे महेश जी शर्मा
जी ने बहुत पहले से आपके बारे में हम लोगों को बता रखा था और हम लोग बहुत ही बेचैनी से इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि कोई प्रोफेशनल बोले। आप राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और साथ में श्रद्धेय गुरुवर से भी जुड़े हुए हैं। मैं भी पतंजलि से जुड़ा हुआ हूं, तो अपने को पता है प्राणायाम से फायदा क्या होता है। लेकिन जो आम आदमी है, जैसे प्रश्न बीच में आया कि मेरे को यदि कोई इन्फेक्शन है तो मुझे प्राणायाम करना है कि नहीं करना। भाई इन्फेक्शन दूर करने के लिए प्राणायाम करना है। और आप जैसा कर्म योगी भगवान सभी डॉक्टर्स को बनाए। बहुत आनंद आ गया और जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का भी भय और जो इसकी जो आर्टिफिशियल जो क्रिएशन किया हुआ है भय का, वो आप लोगों का दूर हुआ होगा। और ये कार्यक्रम आपको तो आप तो हमारे अपने हैं, IYA के से जुड़े हुए हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि चैट बॉक्स में IYA की मेंबरशिप के लिए हमने लिंक शेयर किया है, आप उस पे जाइए, IYA के मेंबर बनिए। ये सभी जितने योग से संबंधित जितनी संस्थाएं हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, उन सब के मेंबर्स इसमें हैं और सबको सामूहिक रूप से साथ लेके IYA चल रहा है। तो आप इसके मेंबर बनिए और बहुत ही नियर फ्यूचर में हम डॉक्टर साहब को, और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि मैं पर्सनली भी एक बार उनसे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी ये कार्यक्रम वगैरह करता रहता हूं, तो उसमें उनको एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम लोग भी अलग अलग कार्यक्रम से बुलाएंगे। और लेकिन आदरणीय डॉक्टर स्वतंत्र जी शर्मा जो हमारे सचिव हैं, महासचिव हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि वो डॉक्टर साहब से पर्सनल नंबर लेके और कम से कम हम लोगों को, क्योंकि क्या होता है हम लोग यदि कोई चीज बताते हैं उसका एज ए योगाचार्य उतना इफेक्ट नहीं आता। आज की दुनिया में जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बताई हुई चीज को, क्योंकि लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इतना ज्यादा भ्रम जाल फैला दिया गया है कि लोगों का दिमाग खराब रहता है और वो तब ही उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जब वो चीज कोई प्रोफेशनल बोले। और डॉक्टर साहब बहुत सुंदर आपने कार्यक्रम दिया और बहुत अमूल्य समय, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास पीछे से बहुत फोन आ रहे होंगे इस टाइम पे, लेकिन उन सब की मतलब सभी से मैं क्षमा मांगते हुए, और यहाँ भी क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो काफी लोगों को आगे भी बताते हैं, लेकिन इस समय निकालने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि नियर फ्यूचर में यू विल आल्सो स्पेयर सम टाइम फॉर अस। और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और महेश जी भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, अंशुल कालरा जी, सुनैना जी, डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी, हिमांशु जी, सभी, डॉक्टर पूर्णानंदू जी, बहुत मेहनत करके कोई भी कार्यक्रम यदि किया जाता है तो उसके पहले प्रिपरेशन होता है, उसमें बहुत समय लगता है। सबने अमूल्य समय निकाला और आप सबने, और डॉक्टर महेश जी तो हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से हैं और वो बहुत इस सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि है, क्योंकि वो सदैव गुरुवर से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। विशेष रूप से डॉक्टर मोहित शर्मा जी का मैं पर्सनली भी आपसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं भी प्राणायाम वगैरह और ये सारे करता रहता हूँ और काफी दिनों से पतंजलि से करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अनवरत नियमित रूप से मैं प्राणायाम करता हूँ। आप चैट लिंक में हमने शेयर किया है, लिंक शेयर किया है इसका मेंबरशिप का। मेरा सभी से निवेदन है कि आप जरूर जुड़े। ओम प्रणाम। डॉक्टर महेश जी और डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा जी। जी, अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब अंत में वो बच्चों के लिए कुछ प्रश्न था, आप उसका जवाब दे दें, कार्यक्रम समाप्त कर। बच्चों के लिए 2 तरह के कोर्सेज हैं, उत्कर्ष योगा और मेगा योगा। ये तरह मतलब इसमें एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया है। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि बच्चों को इस बीमारी की भयावहता में फिलहाल अभी तक इतना नुकसान नहीं हुआ है। कारण ये है कि बच्चों के पास नेचुरल इनेट इम्यूनिटी होती है, जिसे हम
थाइमस के माध्यम से, और शरीर में ऐसी इम्यून सिस्टम होता है कि बच्चों को इसमें अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू डेटाज। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उसमें भी मॉर्टलिटी जो 1 या 2 केस रिपोर्ट हुए, बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फिक्र करने की जगह उल्टा बच्चों से हमको सीखने की जरूरत है कि बच्चे जैसे जीवन में योगी जीवन जीते हैं ऐसा हमको होने की आवश्यकता है। अगर हम बच्चे के जीवन को फॉलो करेंगे तो हो सकता है हम भी बिल्कुल स्वस्थ रहें। पहली चीज तो यही है। बट स्टिल बच्चे को हम इसमें अनुशासन में डाल सकें। भाई एक सिंपल सी चीज है, हम किससे सीखे? हमारे जीवन में अपने पिताजी से सीखे, गुरु से सीखे और बहुत सारे लोगों से सीखे। तो हमारे आने वाली जनरेशन भी जो भारत है वो हमसे कहीं ना कहीं सीखे। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले हम साधक बने ताकि हमारे बच्चे साधक बने। दूसरा, बच्चों के लिए कोर्सेज डिजाइंड हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, उत्कर्ष योगा, मेगा योगा, यस प्लस जो थोड़ा सा 14 से 17 साल 18 साल के यूथ के लिए है, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार जिसमें कहते हैं प्राणायाम है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, आर्ट एक्सेल कोर्स होता है उनका, आर्ट एक्सेल छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के अच्छा हम इनको सबको अपडेट करते रहेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ते रहेंगे। और ज्यादातर लोग जो मुझसे मेरी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं drmohitsharma.com। आपको बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब तो मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी रहता है। आप मेरी वेबसाइट से या गूगल पे मेरे से जुड़े हुए रह सकते हैं। drmohitsharma.com इज माई वेबसाइट, जिसपे ज्यादातर मेरे अपडेट्स आते हैं रिलेटेड टू माई कोर्सेज, चाहे वो बच्चों के हो, यूथ के हो या अलग अलग तरीके के हो। और दूसरा है गूगल के साथ, गूगल पे अपडेट होता है जब भी मैं कुछ नया इवेंट हो रहा होता है तो वो मैं गूगल में अपडेट करता हूँ। तो आप गूगल पे भी डालेंगे डॉक्टर मोहित शर्मा कार्डियक सर्जन जयपुर, यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन गूगल। तो इट इज इजीएस्ट वे टू कनेक्ट विद मी। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, जब आप आंख बंद करेंगे तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, तो एक दूसरे से भिन्नता कहीं नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं क्या, ये सारा जो संसार है एक ही परिवार है। ये केवल सनातन में कहा गया है, देखो कितना सुंदर, वसुधैव कुटुंबकम, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। तो हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, तो मैं मेरा खत्म ही हो गया, हम सभी हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, वी ऑल आर इंटरलिंक्ड। जहां तक आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता है तो एक्सपर्ट ओपिनियन में जैसे जैसे समय मिलता है मैं सब लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं सबको बताता हूँ। लेकिन ज्यादातर मैंने अभी बताया 500 में से 490 तो होते हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, 10 होते हैं जिनको आवश्यकता होती है। तो उनके अपने से जितना बन पड़ता है। वी ऑल आर हियर टू सर्व यू। हमारे शरीर का उपयोग ही तब है जब हम किसी के लिए काम आए। जिसको बहुत सुंदर कहा, योगी बनिए उपयोगी बनिए। अगर आपके शरीर का कोई पर्पस नहीं है तो कोविड जैसी कोई और दूसरी बीमारी आएगी, वो आपके शरीर को लेके चली जाएगी, बात खत्म। तो योगी बनिए उपयोगी बनिए, अपने शरीर का पर्पस ढूंढिए। ठीक है, तो अभी किसी ने है कि अब ये देखो सेशन लंबा हो जाता है फिर, है ना। तो हम कहीं एक तो डेली मॉर्निंग साधना में आप सब जुड़ जाएं, और नहीं तो अपनी अपनी जो आप एक पर्टिकुलर टीचर से सीख करके करना है। थोड़ा रॉन्ग चीजों को अवॉइड करना है, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर साधक शिक्षक से जब ज्ञान लेता है तो सही मार्ग में प्रेरित होता है। ठीक है ना। तो आप सभी के लिए, आपके सभी परिवार जनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं हम यहाँ आप स्वस्थ रहें, हम सब स्वस्थ रहें, हमारे परिवारजन, आपके परिवारजन सभी स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ, जय गुरुदेव। चलिए सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इंडियन योगा एसोसिएशन की तरफ से, और विशेष रूप से डॉक्टर मोहित शर्मा जी का सबके सुख और कल्याण का भाव मन में लेते हुए आज के सत्र का समापन करेंगे। नमस्कार दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।